हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, राइट। देखिए z की पावर n बराबर 1, इसके मूल कौन कौन से हैं, 1 अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n माइनस 1, यही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, z की पावर n माइनस 1 बराबर 0, यही तो है इक्वेशन, और इस समीकरण के मूल ये हैं, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप एक सोच के जवाब देना, जैसे मैंने समीकरण लिखी x स्क्वायर एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा है, ठीक है। तो इस समीकरण के मूल हैं एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपसे पूछा जाए समेशन ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहीं है ही नहीं, तो माइनस 0/1 यानी 0 आ गया। आपसे पूछा जाए समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या होगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा भैया प्लस एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक यानी 1 होगा। यही करते थे ना आप, यही करते थे, ऑर्डर में चलते जाते हैं, पहले माइनस है ना, माइनस नीचे तो हाईएस्ट का गुणांक आता है, ऐसा ये आपको पड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो कल को मैंने इक्वेशन लिख दी x4 माइनस 1 बराबर 0, इस समीकरण के कितने मूल है, 4, कितने मूल है, 4, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए समेशन ऑफ अल्फ़ा, आप बोलोगे 0, आपसे पूछा जाए समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, आप बोलोगे 0, आपसे पूछा जाए समेशन ऑफ क्या समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, वो भी 0, आपसे पूछा जाए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा, तो आप उसकी वैल्यू निकालोगे, आप उसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, समझ में आ गया। वो कैसे निकालेंगे, फंडा समझ में आता ही है। अगर किसी को दिक्कत है तो इस इक्वेशन को कैसे लिखो, x4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। फिर आपको पता है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है ऐसे इक्वेशंस को लिखने का, राइट। तो मेरे पास अगर इक्वेशन ऐसे आती हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, राइट है। जैसे यहाँ पर x4 माइनस 1 था तो एक्स क्यूब की टर्म मिसिंग है, एक्स स्क्वायर की मिसिंग है, सब 0 हो गए, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये अपने पास -1 आ गया, श्योर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लो इस इक्वेशन के मूल क्या है, इस इक्वेशन के मूल ये हैं, राइट है। तो पहली बात, पहला आता है मूलों का योग, ए पार्ट, पहला आता है मूलों का योग, सबका योग है ना, सबका योग, ठीक है। तो 1 प्लस इन सबका योग, 1 प्लस इन सबका योग, ऐसे लिख देता हूँ, चलो प्रॉपर है ना, इन सबका योग कितना आ जाएगा भाई, अरे z की पावर n के बाद z की पावर n माइनस 1 आना चाहिए था, लेकिन z की पावर n माइनस 1 तो है ही नहीं, ठीक है। तो z की पावर n के बाद z की पावर n माइनस 1 आना चाहिए था, लेकिन z की पावर n माइनस 1 तो कहीं है ही नहीं, तो कितना हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इकाई के nवें मूलों का योग 0 होता है, इकाई के nवें मूलों का योग 0 होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को, इकाई के nवें मूलों का योग 0 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको और ऐसे भी याद रख सकते थे, 1 प्लस समेशन ऑफ एल्फ़ा आई, है ना, आई बराबर 1 से लेकर n-1 तक 0 होगा, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक एल्फ़ा आई बराबर होगा -1 के, ठीक है, क्लियर। पर मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि जब भी मेरे से पूछा जाता है कि इकाई के वो मूलों का योग क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। आप याद करो, हमने 1 की पावर 1/3 निकाला, ठीक है, 1 की पावर 1/3 के 3 मूल आए, कौन कौन से आए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर 1/3 के कितने मूल आए, 3 मूल आए, कौन कौन से आए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उनका योग कितना था, उनका योग 0 था। 1 की पावर 1/4 है ना, 1 की पावर 1/4 के हमने 4 मूल निकाले, कौन कौन से, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इन सबका योग कितना है, 0 है। तो इकाई के मूलों का योग हमेशा 0 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं किसी तरह का, ठीक है। अच्छा, ये पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है। दूसरा रिजल्ट पर आ जाइए। दूसरा रिजल्ट क्या आता है, अब 2-2 के जोड़े बनेंगे। 2-2 के जोड़े कैसे बनते हैं, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 ऐसे है ना। देखो 1 के सबके साथ जोड़े बनेंगे, 1 का इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, ठीक है, तो वो बनेगा ही। इसके अलावा इनके जोड़े ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख दूँ ऐसे, क्या बनेंगे, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक, तो 1 का अल्फ़ा आई के साथ जोड़ा बनेगा, प्लस है ना, और एक बनेगा अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे। आई और जे बराबर नहीं है ना, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के साथ है ना, आई और जे बराबर नहीं है। और कहाँ तक जाएगा ये, है ना, ये जाएगा n-1 तक, ठीक है। तो इन सब का सम भी 0 आएगा, इन सब का सम भी 0 आएगा। क्यों आएगा भाई, अरे आपको समझा तो रहा हूँ, x की पावर 4 के बाद सीधा 1 की टर्म है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये वाली चीज़ भी 0, ये वाली चीज़ भी 0, ये वाली चीज़ भी 0, ये सब है ना, ये सब चीज़ें बीच वाली 0 आ जाएंगी, प्रोडक्ट को छोड़ के सब 0 आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 1 का इसके साथ जोड़ा, 1 का इसके साथ जोड़ा, सबके जोड़े बनेंगे 1 के साथ, एक तो ये बनेगा, प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 है ना, ऐसे बनते जाएंगे, वो सब जोड़े, इन सबका जब सम 0 आ जाएगा। एक रिजल्ट मेरे पास ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये चीज़ 1 इंटू अल्फ़ा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक, देखो कहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है -1, क्या लिखा हुआ है -1, तो यहाँ से है ना, यहाँ से
मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा आई इंटू अल्फ़ा जे का जो सम होगा, ये चीज़ तो -1 है, ये चीज़ -1 तो किसके बराबर आ गई 1 के। ये चीज़ किसके बराबर है -1 के, कैसे यहाँ से, ठीक है। अगर ये चीज़ -1 के बराबर है तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई 1 के। श्योर। तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नंबर सेकंड। क्लियर है? रिजल्ट नंबर सेकंड क्या है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर क्या है कि ये चीज़ 1 होती है, राइट। फिर आप क्या करोगे, 3 के जोड़े बनाओगे। फिर क्या करोगे आप, 3 के जोड़े बनाओगे। यही होता है, पहले एक सिंगल का, फिर 2 का, फिर 3 का जोड़ा बनता है। 3 का जोड़ा कैसे बनेगा, एक तो 1 के साथ बनेगा सबका, 1 अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे, है ना। और फिर दूसरा क्या बनेगा, अल्फ़ा का, अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे और अल्फ़ा गामा लिख लो, ठीक है। इन सब का योग भी 0 आएगा भाई। 1 का बनेगा, जैसे 1 का जोड़ा बनेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, इस तरह से 1 के जोड़े बनेंगे, है ना। प्लस एक जोड़े अल्फ़ा के बनेंगे आपस में, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ऐसे जोड़े बनेंगे, सबका सम 0 होगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमें पता है क्या है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। मान लो तो अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे और अल्फ़ा गामा जो भी मैंने लिखा है बराबर, ये चीज़ मुझे पता है क्या है, ये चीज़ मेरे पास बराबर है किसके, 1 के। किसके बराबर है, 1 के। तो ये चीज़ 1 है, ये कितना आ गया, -1 आ गया। समझ में आ गया। तो हम चीज़ें लिंक कर सकते हैं बहुत आराम से, क्लियर। और सिर्फ कुछ नहीं है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लगाना है। जैसे अपन क्यूबिक इक्वेशंस के लिए हम जैसे 4th ऑर्डर की इक्वेशन के लिए 5th ऑर्डर की इक्वेशन के लिए लिखते थे ना, तो आपको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाना है और कोई दिमाग का यूज़ नहीं करना है, राइट। अच्छा अब हम चलते हैं इसके जैसे प्रोडक्ट, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। लास्ट में आता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, है ना, मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, है ना, मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, 1 आया, है ना, इंटू अल्फ़ा 1 आया, है ना, इंटू अल्फ़ा 2 आया, ठीक है, और अल्फ़ा n-1 आया। ये है ना प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ही आया, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आने के बाद अब आप एक छोटी सी बात का जवाब देंगे सारे बच्चे। क्या देंगे जवाब, देखिए सोच के जवाब देना। ये क्वेश्चन लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है ना। अच्छा n मुझे नहीं पता, जैसे मैंने बोला था x की पावर 4 -1 बराबर 0 था, है ना, तो उसके 4 मूल थे। हमने अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा निकाला था, कितना आया था, -1 आया था। 4 थे तो ये आता, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 होते तो 5 होते तो ये +1 आता, 5 होते तो +1 आता, ठीक है ना, 5 होते तो +1 आता, जो भी नेक्स्ट मूल लेते हैं आप, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको समझ लीजिए, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे x³ -1 बराबर 0, ठीक है। इसके 3 मूलों का गुणनफल क्या आएगा, 3 मूल होंगे तो 1 आएगा, 4 होंगे तो -1 आएगा। कैसे आता है आप लोग समझदार हो, है ना, तो आप कैसे आता है आप लोग समझदार हो तो ये -1 आएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि मूलों की संख्या जैसे अगर विषम है, अगर n विषम है, ठीक है ना भाई, मूलों की संख्या 3 है, अगर n विषम है, मूलों की संख्या विषम है ना, 3 है मान लो, ठीक है, तो मूलों की संख्या विषम है तो वैल्यू 1 आ रही है, प्रोडक्ट 1 आएगा, ठीक है। और अगर सम है तो 4 है, -1 आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट को लिख सकते हैं, दो बातें हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। कब आएगी, 1 आएगी, कब आएगी, जब n कैसा होगा, विषम, ठीक है। और ये -1 आएगी जब n सम होगा। आपके सामने है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अगर n विषम है तो ये 1 आ जाएगा और n सम है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 की पावर n+1 z तो 1 है ही, z तो 1 है ही, ठीक है। -1 की पावर n+1 z, इसको लिख सकते हैं। जैसे आप n के लिए विषम लो, n के लिए 1 ले लेते हैं, n के लिए 1 लेते ही, है ना, विषम है ना, n के लिए 1 ले लो, n के लिए 1 लेते ही क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, खत्म, तो 1 आ गया, है ना। z तो मैंने साथ में लगाया, कुछ z कुछ भी और भी तो सकता है, कल को z कुछ और हो तो क्या करेंगे, तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं z बराबर इसकी बात कर रहा हूँ, इस केस में z की जगह इसकी जगह बात करता हूँ, तो यहाँ तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इकाई की बात कर रहा हूँ, इकाई के मूलों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इकाई के मूलों की बात नहीं कर रहा तो फिर मुझे यहाँ पर z लगाना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अगर n विषम है तो आंसर रख के देख लो 1 आ रहा है, ठीक है। अगर n सम है तो रख के देख लो आंसर -1 आ रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, तीनों रिजल्ट एक ही हैं, कोई सा भी रिजल्ट आप यूज़ करो, रख के देख लो, आपको अपनी बात का जवाब मिल जाएगा, श्योर। तो ये हो गया इकाई के मूलों का गुणनफल, राइट। इसके आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है इकाई के मूलों की p घातों का योग। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है इकाई के मूलों की p घातों का योग, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो इकाई के मूलों की p घातों का योग, इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, p पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो इकाई के मूलों की p घातों का योग, यानी हमारा रिजल्ट क्या है, 1 की पावर p, अल्फ़ा की पावर p, है ना, अल्फ़ा 1, ठीक है, फिर अल्फ़ा 2 की पावर p, है ना,
और अल्फा n-1 p आ गया, ठीक है। इस पर रिजल्ट आएंगे तो कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, इसमें दो रिजल्ट हमारे पास आएंगे जब पी एन का गुणज है और पी एन का गुणज नहीं है, ठीक है। पहला रिजल्ट है जब पी एन का गुणज है, ठीक है, और जब पी एन का गुणज नहीं है। मैं आपको दोनों रिजल्ट अच्छे से समझा रहा हूँ, आप आराम से समझिए, सब क्वेश्चंस में काम आते हैं, सब एवरीथिंग, आपके हर चीज़ क्वेश्चन में काम आने वाली है। पी एन का गुणज है, ठीक है ना, समझना, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा 1 की पावर पी क्या लिखा हुआ है, अल्फा 1 क्या था, ई की पावर आया 2π/n, और साथ में क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ है, तो क्या बन गया ये बन गया आपके पास ई की पावर आया 2π p/n बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया, ठीक है। अब पी कह रहा है वो एन का गुणज है, पी किसका गुणज है, एन का गुणज है। अगर पी एन का गुणज है तो भाई पी बराबर क्या आएगा, पी बराबर के एन आएगा। भाई एन का गुणज होने का क्या मतलब है, पी अगर एन का गुणज है तो पी बराबर के एन आएगा, समझ आ गया। तो भैया आप कह रहे हो कि पी एन का गुणज है, इसका मतलब पी बराबर एन इंटू समथिंग, कोई पूर्णांक संख्या आएगी, जो भी आएगा एन का गुणज आएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा ई की पावर आया 2π और पी बराबर के एन, तो के आ गया, ठीक है। तो ई की पावर आया 2k पाई आ गया। अब 2k पाई, 2k कैसी टर्म है, सम, 2k कैसी टर्म है, सम, तो ये पाई का सम गुणज है, पाई का सम गुणज है। आप बताओ ई की पावर आया 2π के क्या होता है, ये होगा cos 2π प्लस आयटा साइन 2π, ये होगा ना। ई की पावर आयटा 2π के क्या होता है, cos 2π प्लस आयटा साइन 2π के, सॉरी के, ठीक है ना, के, ठीक है। तो 0 हो जाएगा और ये हमेशा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2π 4π 6π पे सब cos 1 होता है, राइट। तो भैया क्या होगा, जैसे ही हमने बोला कि यदि पी एन का गुणज है, जैसे हमने बोला पी एन का गुणज है, तो पी बराबर के एन हो गया, एन से एन कट जाएगा, तो 2π के आगे ये 1 आ गया, ठीक है। आप सोचो अब होगा क्या, ठीक है, सारे 1 आएंगे ये। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 4π/n आ जाएगा, यहाँ पर 4π किया जाएगा तो भी 1 ही आएगा। तो भाई साहब क्या होगा कि जब पी एन का गुणज है तो ये भी 1 की बार कुछ भी 1, ये भी 1 1 1 1, कितनी बार आएगा, n बार। जब पी एन का गुणज है तो 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा, n बार, तो आंसर है n, क्लियर। तो जब पी एन का गुणज है तो क्या होगा, 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा, n बार, तो आंसर इज n, राइट। जब पी एन का गुणज नहीं है तो क्या होगा, है ना, जब पी एन का गुणज नहीं है तो क्या होगा, देखते हैं वापस। जब पी एन का गुणज नहीं है क्या होगा, अरे भैया जब पी एन का गुणज नहीं है तो हम फिर जीपी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जीपी, ठीक है। जीपी के एन पदों का योग निकालना हमें आता है, जीपी के एन पदों का योग निकालना आता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 - r की पावर n/1 - r, ठीक है। जीपी के एन पदों का योग, है ना, योग निकालना आता है 1 - r की पावर n/1 - r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, 1 - r, r कौन है, अल्फा की पावर p, है ना। बेसिकली अगर आप r निकालेंगे, देखिए ये क्या है, ई की पावर आया 2π/n, ई की पावर आया 4π/n, ई की पावर आया 6π/n, तो r क्या होता है, r होता है ई की पावर आया 2π/n, r क्या होता है, ई की पावर आया 2π/n, पक्का। लेकिन साथ में p भी तो है, तो 2π/n इंटू p की पावर n, ठीक है। नीचे कितना आएगा, 1 - e की पावर आया 2π p/n, क्लियर। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे कॉमन रेशो निकालना नहीं आ रहा हो। ये e की पावर आया 2π/n है, ये e की पावर आया 4π/n है, डिवाइड करते जाओगे तो e की पावर आया 2π/n और p तो साथ में ही, ये कॉमन रेशो आपका निकल कर आएगा, क्लियर। अब क्या होगा भाई, n से n तो कट गया, n से n तो कट गया, तो क्या बचा, ऊपर क्या बचेगा, 1 - e की पावर आया 2π p बचेगा, ठीक है, और 1 - e की पावर आया 2π p/n बचेगा। हमने शुरू में ही क्लियरली मेंशन किया था कि p जो है वो नेचुरल नंबर है। अगर p नेचुरल नंबर है तो वापस देखिए क्या होगा, अरे भाई अगर p नेचुरल नंबर है तो e की पावर आया 2π p, है ना। p अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो e की पावर आया 2π और p, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों, अरे e की पावर आया 2π p क्या आएगा, cos 2π p प्लस आयटा साइन 2π p, cos 2π p प्लस आयटा साइन 2π p, cos 2π p यानी 1 हो गया, आयटा साइन 2π p 0 हो गया, तो 1 आ गया, क्लियर, आ गया 1। अच्छा अगर ये 1 आ गया तो आप बताओ 1 - 1 कितना हो गया, 0, जो भी इसमें नीचे है तो 0 आ गया। कहने का मतलब है ये रिजल्ट बहुत खतरनाक है भैया, रिजल्ट बहुत ही खतरनाक है कि इसकी p घातों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो p घातों के योग में आपको दो चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है, आपको ये देखना है कि पी एन का गुणज है या नहीं है। अगर पी एन का गुणज है तो आंसर बिना सोचे समझे एन टिक करके आना, अगर पी एन का गुणज नहीं है तो आंसर 0 टिक करके आना। सिंपल सा फंडा है, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए इसमें लिखा है अल्फा जो है इकाई का 7वां मूल है। अल्फा क्या है, इकाई का 7वां मूल है, ठीक है।
अगर अल्फा इकाई का 7वां मूल है तो यानी n तो 7 हो गया, है ना, n तो 7 हो गया, ठीक है। अच्छा p क्या है, p को समझते हैं अपन, p क्या है। देखिए 21 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 21 लिखा हुआ है, अगला वाला लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर की का पावर 21, अगला वाला क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर की पावर, अल्फा क्यूब की पावर 21, फिर क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 4 21, ठीक है, अल्फा की पावर 5 21, और लास्ट क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 6 21। भाई ये क्या है ना, आप याद करो, ये अल्फ़ा 1 है बेसिकली, ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा 3 है। आपको पता ही होगा कि भाई अल्फ़ा 1 अगर e की पावर आइटा 2π/n होता था तो अल्फ़ा 2 क्या होता है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 का स्क्वायर ही तो होता है भाई, e की पावर आइटा 4π/n, वो तो हम अल्फ़ा 2 लिखते हैं बेसिकली, होता क्या है वही तो है। तो ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा आ गया, ओके। अच्छा इका n तो हो गया 7, अच्छा p कितना हो गया, p 21 हो गया, ठीक। क्या हमने बोला था यदि p n का गुणज है, यदि p n का गुणज है, क्या p n का गुणज है, बिल्कुल है, ठीक है। तो चूंकि p n का गुणज है तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस 1 भी आना चाहिए था साथ में, 1 प्लस 1 भी आना चाहिए था साथ में। इन सब का योग कितना होता बेटा, 7 होता, अरे 7 ही होता, ऑब्वियसली बात है 7 होता, ठीक है। 1 की पावर p, फिर अल्फा की पावर p, फिर अल्फा स्क्वायर की पावर, सबका सम क्या होता है बेटा, p होता, यानी 7 होता, ठीक है ना, n 7 होता, राइट। आपसे पूछा है ये केवल, है ना, जब आपसे केवल ये पूछा गया है तो आप ही बता दो आंसर कितना आ गया। तो इसका आंसर है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आप देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 6। कितना आंसर आएगा, 6। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर p जो है वो n का गुणज है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर जाऊँ, ठीक, अगर मैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाऊँ तो क्या होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 11 लिखा हुआ है ना, अल्फा की पावर 11 लिखा हुआ है। फिर अगला वाला क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर की पावर 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला वाला क्या लिखा हुआ है, अल्फा 6 की पावर 11 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा n तो आपका 7 ही है, यहाँ पर n तो 7 ही है, लेकिन p यहाँ पर कितना है, 11 है, क्लियर है। तो चूंकि p n का गुणज नहीं है, चूंकि p n का गुणज नहीं है तो क्या होगा, इन सब का सम 0 आएगा, इन सब का सम 0 आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की पावर 11 प्लस अल्फ़ा की पावर 22, ठीक है, और अल्फ़ा की पावर 66 का आंसर कितना आएगा, -1, कितना आएगा, -1, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसका आंसर -1 आएगा और उसका आंसर क्या आएगा बेटा, 6 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आएगा। तो ये डायरेक्ट अपन सोच सकते हैं, ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं कुछ ओमेगा बेस्ड क्वेश्चंस पर, है ना। ओमेगा पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए हम हमेशा ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, 2-3 चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है। 1 की पावर 1/3 हमेशा याद रखें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेके चलना है अपन को, और -1 की पावर 1/3 हमेशा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर लेके चलना है। ये चीज़ें आप दिमाग में डाल लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मेंस में कभी आए थे, पर ये बेसिक एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि सीधा उसका लेवल बहुत अच्छा हो, तो हमें बेसिक क्वेश्चंस भी कराने ज़रूरी हैं। तो x+1 का क्यूब प्लस 64 बराबर 0, ठीक है ना। तो x+1 का क्यूब आ गया, अच्छा बराबर में क्या आ गया, माइनस का 64 आएगा, ठीक है। तो x+1 तो ये आएगा 4, ठीक है, और साथ में आएगा -1 की पावर 1/3, ठीक है, समझ में आ गया। तो x+1 का क्यूब बराबर -64 है, क्योंकि अगर आपसे बोलता है कि x कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अगर केवल रियल नंबर बोलता तो इसको मैं -4 लिख के छोड़ देता, ठीक है, लेकिन अगर वो बोलता है x रियल की जगह कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, 64 का क्यूब तो 4 हो गया, और -1 की पावर 1/3। अच्छा -1 की पावर 1/3 कितना होता है, तो -1 की पावर 1/3 -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x+1 बराबर क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है, और -4 ओमेगा आएगा, और -4 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, आ गया। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, एक तो -5 आएगा, ठीक है, -5 आएगा, और क्या आएगा, -1 -4 ओमेगा आएगा, और क्या आएगा, -1 -4 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, सिंपल सा आपको इसका आंसर देना है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक, ओके। अगर हम बी पार्ट पर जाएँ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएँ, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा x-2 का क्यूब बराबर 8 आएगा, आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, क्यूब रूट को लूँगा, तो यहाँ आएगा 2 और साथ में आएगा 1 की पावर 1/3। तो यहाँ से x-2 बराबर 2, इसकी 3 वैल्यू होती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो x-2 बराबर आता है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, 2 + 2 ओमेगा आएगा, और 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा।
ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये एक तरीके हैं, ये एक अप्रोचेज़ हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन था तो हमने कैसे सॉल्व किया बता दिया, ये क्वेश्चन था तो कैसे सॉल्व किया हमने बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना आप, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे, नीचे दिख रहा है आपको ए ओमेगा है ना, ए ओमेगा, ऊपर केवल ए है, ठीक है। तो और बी ओमेगा स्क्वायर है, ऊपर बी ओमेगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। आपको दिख गया होगा डिफरेंस क्या है। तो हमें करना क्या है, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिखा है, एक बार मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ, है ना। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद मैंने कुछ गलत लिखा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, देखिए ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा, ये ए ओमेगा है, ये ए है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर। ये बी ओमेगा स्क्वायर है, बी ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, किससे, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा ना, ठीक है। ऊपर और नीचे, ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी हो गया। नीचे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी हो गया। समझ में आ गया, ये कट गया। इधर आ जाइए, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ ए ओमेगा है ना, यहाँ ए है, ठीक है। यहाँ ए ओमेगा है, यहाँ ए है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो, ओमेगा से। ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, ए ओमेगा आएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। कट गया, कट गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा, आ गया। अच्छा, आप बताओ ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 ओमेगा होता है। तो 1 ओमेगा को हटाकर लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। कितना आंसर आएगा, -1। कितना आंसर आएगा, -1, ठीक है। ये सब बेसिक प्रॉब्लम थी। अब चौथे नंबर पर, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन को देखा। एक क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में क्या आएगा कि यार सर ने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है तो मूल क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, चाहे आप ओमेगा लेके चलो चाहे ओमेगा स्क्वायर लेके चलो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा बोले कि सर मैं एक्स के लिए ओमेगा लूँ या ओमेगा स्क्वायर लूँ, बेटा कोई भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले के पास जा रहा हूँ मैं, एक्स प्लस 1/x के पास, ठीक है। एक्स प्लस 1/x क्या होगा भाई, ओमेगा प्लस 1 ओमेगा। 1 ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। कितना आ गया, -1, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, 1 आ गया। क्लियर। अगर मैं सेकंड टर्म पर जाता हूँ, अगर मैं सेकंड टर्म पर जाता हूँ तो एक्स की जगह तो ओमेगा रखना है, मैंने बोला ना एक रख लो, कोई भी फिक्स कर लो, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसका स्क्वायर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होगा, तो 1 आ गया, ठीक। अगला जो है वो है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1, ठीक है। तो 1 + 1 2, ये आ जाएगा 4। तो जो 3 के गुणज हैं, जो 3 के गुणज है, क्यूब है 6 है ना, जो सीरीज क्यूब वाली हैं, तो जो सीरीज क्यूब की है 6 की है, 9 की है, 12 की है, 15 की है, 18 की है, 21 की है, 24 की है और 27 की है ना। तो जो सीरीज 3 की मल्टीपल है, जो सीरीज 3 के मल्टीपल में है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, 21 हो, 24 हो, 27 हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, सब इन सब में क्या होगा, इन सब में 4 बनेगा। कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको कहाँ तक जाना है, 23 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 23 तक जाना है, ठीक है। तो 23 तक जाना है, 23 तक तो यानी 21 तक आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आएगा, तो 7 बार तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक। 3 का जो मल्टीपल है, जैसे 3 वाली टर्म, 6 वाली टर्म है ना, 9 है, तो ऐसे ही है ना 23 तक कितनी टर्म्स आएंगी, 7 आएंगी। और उन सब की वैल्यू क्या होगी, इन सब की वैल्यू होगी 4, तो 7 × 4 आएगी, प्लस 7 पद तो ये गए, टोटल पद कितने हैं, 23 हैं। टोटल पद कितने हैं, 23 हैं।
तो टोटल पद तो 23 है, उसमें से 7 की वैल्यू तो 4 आ गई, प्लस बचे कितने 16, और उन सब की वैल्यू 1 1 आएगी। कितनी आएगी 1 आएगी। तो आंसर कितना आएगा 16 + 28 44 आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देखिए जब भी कभी भी क्वेश्चन ओमेगा की पावर में आए तो पहले 3 से भाग देते हो, यानी 3 से डिवाइड करो। तो 2 2 3 3 4 5 है ना, डिवाइड बाय 3 कर दो। तो 3 7 जा 21 1 बचेगा 1 3, 3 4 जा 12 1 बचेगा 1 3, 3 4 जा 12 1 बचेगा 1 4, 3 4 जा 12 2 बचेगा 2 4, समझ में आ गया 2 4, ठीक है 2 बचेगा 2 5, 3 8 जा 24 1 बचेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 से डिवाइड करो, ठीक है ना। तो 3 7 जा 21 1 बचा 1 13 है ना, 3 4 जा 12 है ना, तो 1 बचा 1 13, 3 4 जा 12 1 बचा 1 12 1 4, 3 4 जा 12 2 बचा, ठीक है 2 5, 3 8 जा 24 1 बचा। क्लियर। तो अब आप देखिए शेषफल जो आएगा ना वो आपका आंसर होगा। जैसे 1 बचा शेषफल तो आंसर हो गया ओमेगा की पावर 1, ठीक है। अगर शेषफल 1 है तो आंसर आएगा ओमेगा की पावर 1, शेषफल 2 आएगा तो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। बस 2 ही आंसर आ सकते हैं, 3 आ नहीं सकता शेषफल कभी भी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो शेषफल यहाँ पर 1 आ रहा है तो आंसर कितना होगा ओमेगा की पावर -1। ओमेगा की पावर -1 कितना होता है 1/ओमेगा। तो आप ये बोलें चाहे ये बोलें एक ही बात है, ठीक। इधर आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओमेगा की पावर में 70 फैक्टोरियल। देखिए 70 फैक्टोरियल जो है वो आपको पता है क्या होगा 70 है ना 69 3 2 1। तो क्या ये टर्म 3 का मल्टीपल है ना। यहाँ 3 आ तो रहा है, 3 आ तो रहा है, 3 इंटू समथिंग आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो चूंकि इस टर्म 3 का मल्टीपल है और ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल आ जाए तो वैल्यू 1 होती है। तो चूंकि 70 फैक्टोरियल जो है वो 3 का मल्टीपल तो है ही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अच्छा है 4 की पावर 51। 4 की पावर 51 को लिखिए बाइनोमियल से 1 + 3 की पावर 51। हमें 3 में खेलना है, हमारा सारा काम जो खेलने का है वो 3 में खेलने का है, ठीक है। तो उसको लिख लिया 1 + 3 की पावर 51। अच्छा 1 + 3 की पावर 51 लिखने के बाद जब मैं इसे एक्सपैंड करूँगा तो जो पहली टर्म आएगी वो 1 आएगी, बाकी सब सारी टर्म्स में 51 C1 3 आएगा है ना, 51 C है ना, C2 3 का स्क्वायर आएगा, तो सारी टर्म्स में 3 आएगा ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी टर्म्स किसका मल्टीपल हैं 3 का, है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो 1 + 3 के आ गया, ठीक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ओमेगा की पावर 1 + 3 के, तो क्या बनेगा ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 3 के तो 1 होता है। कितना आंसर आएगा ओमेगा, ठीक है। ये एक पैटर्न है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ये 2 की पावर 71 लिखा हुआ है ना, 2 की पावर 71 को लिखेंगे 3 - 1 की पावर 71, समझ में आ गया। फिर जब इसे एक्सपैंड करेंगे देखिए क्या होगा 3 की पावर 71 फिर 71 C1 3 की पावर 70 इंटू -1, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में सब कुछ है ना 3 का मल्टीपल आएगा, एक टर्म आएगी -1, 100% आएगी है ना। वो क्या आएगी -1 की पावर 71 आएगा ना, -1 की पावर 71 तो माइनस होता है, तो -1 की पावर 71 माइनस होता है, तो लास्ट में जो टर्म आएगी वो तो -1 आएगी। उससे पहले वाली जो टर्म आएंगी वो सारी 3 की मल्टीपल है, तो इसको लिख सकता हूँ 3 के -1। क्लियर। तो जब मैं यहाँ रखूँगा तो क्या रखूँगा भाई डब्ल्यू की पावर सॉरी ओमेगा की पावर 3 के -1, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 के 1 हो जाएगा और क्या बचेगा ओमेगा की पावर -1, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो आंसर आएगा 1/ओमेगा। 1/ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बच्चे को अब ये बच्चा घबरा गया, अब मैं कैसे डील करूँ यार इसको, 4 की पावर 51 कैसे डील करूँ। बेटा 4 की पावर 51 को डील करने के लिए तो बाइनोमियल का सहारा ले, बाइनोमियल से इसको ऐसे लिख ले, यहाँ पर सारी टर्म्स 3 का मल्टीपल आएंगी, तो ये तो 3 का मल्टीपल है और 1 बच गया, तो उसको लिख लिया 1 + 3 के ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा ही होता है और ओमेगा की पावर 3 के 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल आते ओमेगा 1 हो जाता है। सेम काम मैंने इसमें किया, 2 की पावर 71 को लिखा मैंने 3 - 1 की पावर 71, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का मल्टीपल आएंगे साथ में -1 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 के -1, तो आंसर आएगा 1/ओमेगा, राइट। अच्छा इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो जेई में आया था, जेई में ना क्वेश्चन जो आया था मैंने 2 अलग अलग पार्ट बना लिए हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और एक क्वेश्चन जेई में नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा उसमें लिखा हुआ है ABC तीनों पूर्णांक हैं, ओमेगा इकाई का घनमूल है। इकाई का घनमूल आप समझते हैं, उसने बोला साफ क्लियरली मेंशन किया कि ओमेगा 1 तो नहीं है, इसका मतलब ओमेगा क्या होगा आपको पता चल ही गया होगा। आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई, इस मॉड की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, इस मॉड की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है उसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो A + B ओमेगा + C ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। A + B ओमेगा
ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, समझ आ गया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू प्लस आइटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और रूट 3 बाई टू कॉमन ले लेते हैं अपन, आइटा रूट 3 बाई टू कॉमन ले लेते हैं, आइटा रूट 3 बाई टू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस सी आ जाएगा, क्लियर। तो ए आ गया, माइनस बी बाई टू आएगा, माइनस सी बाई टू आएगा, प्लस आइटा है ना, आइटा रूट 3 बाई टू बी माइनस सी आ गया, क्लियर। अच्छा, इसका मॉड कैसे लिखा जाएगा, मॉड लिखने का तरीका आपको बताइए, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ तक आने का इसका स्क्वायर खोलिए, कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर बाय 4 आएगा प्लस सी स्क्वायर बाय 4 आएगा, है ना, ठीक है। और क्या आएगा, माइनस का ए बी आएगा, माइनस का ए सी आएगा, ठीक है, प्लस बी सी बाय 4 आएगा, समझ आगे क्या आएगा, तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर बाय 4 आ गया, सी स्क्वायर बाय 4 आ गया, माइनस का ए बी आ गया और माइनस का ए सी आ गया, प्लस बी सी बाय 4 आ गया, ठीक है, बी सी बाय 2 आ गया, ठीक है, प्लस बी सी बाय 2 आ गया। और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 3 बाय 4, है ना, बी स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 सी स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 बी सी आएगा। ये सब अंडर रूट के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है, सब अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखते जाओ अभी क्या आ रहा है ना, तो ए स्क्वायर तो ये है ही, प्लस ये चीज़ मिलकर और ये चीज़ मिलकर बी स्क्वायर बन गई, ये चीज़ मिलकर ये चीज़ बनकर सी स्क्वायर बन गई, ठीक है, और माइनस का ए बी पहले से था 10, ये चीज़ बन गई माइनस का बी सी और ये बन गया माइनस का सी। बना कि नहीं बना, बन गया ना, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ तक आने के बाद क्या बनेंगे, देखिए यहाँ तक आने के बाद ये जो चीज़, ये एक्सप्रेशन हमारा था, है ना, ये जो एक्सप्रेशन था बन गया। इस एक्सप्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 से, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा अंडर रूट 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं बचाई है, मैंने कहीं कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपल सा ओमेगा रखा था, जो ओमेगा होता है मैथ्स में उसको रखा, ओमेगा रखने के बाद जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मैंने किया, आपके सामने आया, ये चीज़ यहाँ तक आ गई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा, राइट। अब इसमें 2 पार्ट हैं, समझो। पहला पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका कहता है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि ए बी सी बराबर नहीं है। अब ए बी सी बराबर नहीं है तो आपको तो न्यूनतम पर खेलना है, न्यूनतम बिल्कुल मिनिमम चाहिए आपको, न्यूनतम, ठीक है। तो मिनिमम कब आएगा भाई, मिनिमम जब आएगा भाई ए बराबर 0, पी बराबर 1 और सी बराबर 2। भाई लगातार लेने पड़ेंगे तब न्यूनतम आएंगे, अगर हमने लगातार नहीं लिया तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ए 0 1 2 ले लो, या -1 0 1 ले लो, या 1 2 3 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू कितनी आएगी, देखना वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम कितनी आएगी, हाफ, ठीक है ना, हाफ ले लिया, ठीक है। अच्छा ए माइनस बी कितना आएगा, 1, बी माइनस सी कितना आएगा, 1, ठीक है, और ए माइनस सी कितना आएगा, 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया √3, कितना आ गया, √3, ठीक। ये मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन कब होगी, जब ए बी सी बराबर नहीं है। ध्यान रखना, आप ए बी सी की कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, 1 2 3 ले लो, है ना, 2 3 4 ले लो, लेकिन ऑर्डर में लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए। आप प्रैक्टिकली फील करो, जैसे जैसे मान लो मैंने A1 ले लिया, ठीक है, अगर मैंने A1 ले लिया, B2 ले लिया और C4 ले लिया, तो डिफरेंस बढ़ गया ना इन दोनों का यार, डिफरेंस बढ़ गया, ठीक, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्लियरली याद रखिएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, √3 कब आ रही है, मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब हम तीनों को ऑर्डर में लेंगे, यानी एक एक ऑर्डर में लेंगे, यानी 0 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इस तरह से लेंगे, राइट। अच्छा, दूसरा केस आता है जो जेई ने पूछा था, उसने बोला था जब ए बी में से कोई 2 बराबर हो सकते हैं पर सारे बराबर नहीं, सारे बराबर नहीं हो सकते लेकिन कोई 2 बराबर हो सकते हैं, तो और भी आसान हो गया। तब मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, ए 0 ले लूंगा, बी 0 ले लूंगा, C1 ले लूंगा, समझ में आ गया। तो क्या होगा भाई, तो मेरे पास आएगा अंडर रूट में हाफ आएगा, ये आएगा, आ गया ना, अंडर रूट में हाफ आ गया। अच्छा ए और बी दोनों 0 ले लिया तो ये 0 हो गया। अच्छा बी माइनस C1 हो गया, C माइनस ए भी 1 हो गया, तो 1 + 1 है ना, 1 + 1, तो आंसर 1 आ गया।
तो डिपेंड करेगा, आंसर डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उसने क्लियरली बोला है कि ABC तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर ही नहीं हो सकते तो आंसर मिनिमम वैल्यू आंसर √3 होगा। ठीक है, उसने बोला कि नहीं, उनमें से कोई 2 बराबर हो सकते हैं, सारे बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, कोई 2 बराबर हो सकते हैं, तो आंसर आएगा 1। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा की पावर में फैक्टोरियल आयोटा लिखा हुआ है। ओमेगा की पावर में फैक्टोरियल आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा इक्वल्स टू 0 से लेकर 50 तक है। राइट, तो पहले मैंने क्या किया, आपने लिखा 0, है ना, फैक्टोरियल 0 लिखा, फिर आपने लिखा फैक्टोरियल 1, ठीक है, फिर आपने लिखा फैक्टोरियल 2, ठीक है ना, फिर आपने लिखा फैक्टोरियल 3, उसके बाद आगे आप चलते जाओगे, कहाँ तक आपको बताइए, समझ आ गया। अब होगा क्या, अब ये होगा कि देखिए 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो ओमेगा आ जाएगा। अच्छा 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आने वाली जो टर्म्स होंगी, चाहे 3 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 4 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 5 फैक्टोरियल हो, सब के सब 3 का मल्टीपल है। मेरी बात को दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, सब किसके मल्टीपल है भाई, ये 3 का मल्टीपल है, 3 के गुणज है। ठीक है, ये सब किसका मल्टीपल है भाई, ये मल्टीपल है 3 के, और चूंकि ये 3 के मल्टीपल हैं तो सब 3 के मल्टीपल होते जाएंगे, तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये 1 होता जाएगा। तो 1 + 1 + 1 ये होता जाएगा। समझ में आ गया। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। क्या होगा भाई, ये सब 3 के मल्टीपल है तो 1 1 होता जाएगा। अच्छा 1 1 1 कितनी बार आएगा, 47 टाइम्स आएगा या 48 टाइम्स आएगा, देख लेते हैं। ठीक है, टोटल टर्म्स जो है 0 से स्टार्ट होगा, है ना, तो 0 से स्टार्ट होगी 50 तक, यानी टोटल टर्म्स आएंगी 51। कितनी आएंगी, 51। कितने टर्म्स आएंगी, 51। 51 में से 3 टर्म्स को अगर मैं हटा दूं तो ये बचता है 48। कितना बचता है, 48, क्योंकि टोटल टर्म्स 51 है। टोटल टर्म्स अगर 51 है तो ये 48 हो गया, तो 48 प्लस, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो आंसर कितना आएगा, 47 प्लस ओमेगा। आप चाहें तो यहाँ छोड़ दीजिए, आप चाहें तो ओमेगा की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, -1 प्लस आयटा √3/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, देखिए, ठीक, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 + ω/r + 1/ω/r का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ये बात कई बार बोल चुके हैं, क्या कि 1/ω जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात हमने कई बार बोली है, 1/ω ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बात आ गई, क्लियर है। तो इस फंडे का मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो ओमेगा की पावर r कर देंगे तो ये 2r हो जाएगा बेसिकली। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन गया r = 1 से लेकर 71 तक, ये बनेगा 1 + ω/r + ओमेगा की पावर 2r का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, 1 + ω/r + ओमेगा की पावर 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर r के लिए रखना चालू करो। जब आपने r के लिए 1 रखी तो क्या आएगा, 1 + ω + ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर आपने r के लिए 2 रखी तो क्या आएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 4 आएगा, है ना। फिर आपने r के लिए 3 रखी है ना, ठीक है, स्क्वायर भी करते जाना भाई, साथ में स्क्वायर भी करते जाना, फिर ऐसे चलता जाएगा, तो 1 + ω³ + ओमेगा की पावर 6 आएगा। क्लियर। अब टोटल कितनी टर्म्स हैं, टोटल 71 टर्म्स हैं। 71 में से जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल कौन से वाले, ये वाले जो 3 के मल्टीपल आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ω³ ω6 ये है ना, ये जो चीज़ दिख रही है ना, तो 3 के मल्टीपल हैं। जैसे 1 + ω³ + ओमेगा की पावर 6, ठीक है, ये कितना हो गया भाई, ये 9 हो गया। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल, तो 71 तक अगर मैं जाऊं तो 3 का लास्ट मल्टीपल क्या आएगा, 3 का लास्ट मल्टीपल आएगा 69। 3 का लास्ट मल्टीपल क्या आएगा, 69। ठीक है ना, तो 3 है ना, 6, ऐसे लास्ट टर्म क्या आएगी, 69। समझ में आ गया। तो 3 के मल्टीपल वाले जितने भी होंगे उन सबकी वैल्यू 9 आएगी। तो कितने होंगे ये, 3 से लेकर 9, 69। तो 69 बराबर फर्स्ट टर्म 3 + n - 1 to 3। समझ में आ गया। तो ये कैंसिल हो गया, 66 को ये 23 टर्म्स आएंगी। कितनी टर्म्स आएंगे, 23। किससे निकाला है मैंने, ये एपी से निकाला है, एपी से निकाला है। तो 23 टर्म ऐसी होंगी जिसमें 3 का मल्टीपल आएगा, तो 23 टर्म ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू 9 आएंगी। क्लियर। अच्छा बाकी टर्म्स की बात करते हैं, बाकी टर्म्स का क्या होगा। ठीक, तो हमने जो 3 के मल्टीपल वाले थे, 3 के मल्टीपल वालों का हमने पता लगा लिया, और 3 के मल्टीपल वालों को हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि टोटल 23 टर्म ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू 9 आने वाली है। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के
यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना है 0, इधर आ जाइए। अच्छा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 भी ओमेगा, ये क्या होगा 0, समझ आ गया। तो इसका मतलब सारी टर्म 0 होती जाएंगी, ये सब टर्म 0 होती जाएंगी और ये सारी टर्म 0 होती जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास आंसर आएगा 23 इंटू 9, 23 इंटू 9। ठीक है, मैंने लिखवाया भी था 1 प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा की पावर 2r, मैंने लिखवाया था। अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 होता है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर 0 होता है, ये बात हमने लिखवाई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी, तो आंसर आएगा 23 इंटू 9। क्लियर, तो ये आपका आंसर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, यानी ये ओमेगा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओमेगा। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये भी ओमेगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया, तो क्वेश्चन बन गया 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस, ठीक है, ये बनेगा 3 ओमेगा की पावर 365। समझ में आ गया। तो 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 बनेगा प्लस 3 ओमेगा की पावर 365 बनेगा। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 3 से डिवाइड कर लो। तो 334 को 3 से डिवाइड करो। ठीक, तो 334 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 111 बार तो भाग जाएगा, शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आने का मतलब है ये बन गया ओमेगा। ठीक है, अच्छा 365 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 365 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये 2 बचेगा। क्या बचेगा 2, तो आपके पास आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया। जो शेषफल बनता है उसे ओमेगा की पावर में ले लो, वही आपका आंसर है। जो शेषफल बचेगा वो ओमेगा की पावर में ले लो, वही आंसर है। अच्छा अब क्या करेंगे, 4 + 3 ओमेगा, ठीक है, 4 + 2 ओमेगा प्लस 3, ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अच्छा 4 + 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये कितना होता है -1, कितना होता है -1। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1 + 2 ओमेगा, यानी आंसर कितना आएगा 1 + 2। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, -1 प्लस आयटा √3/2। क्लियर। तो आपका आंसर आएगा 1, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, -1 प्लस आयटा √3। कितना आंसर आएगा, आयटा √3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए ये सब मेंस में आए हुए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ एडवांस में आए हुए हैं, कुछ मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है ये। ठीक, जैसे इसमें लिखा हुआ यदि x² + x + 1 = 0 का मूल z0 है। हमें पता चल गया कि x² + x + 1 = 0 का मूल x0 है। ठीक है, पहली बात तो हमें पता है z0 क्या ले सकते हैं, या तो ओमेगा ले लें या ओमेगा स्क्वायर ले लें, जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, एक ले लेते हैं। तो मैंने ओमेगा ले लिया, कुछ भी ले लो आप, एक ले लेते हैं। ठीक है, तो z बराबर क्या आएगा, है ना, z बराबर मेरे पास आ जाएगा 3 + 6, है ना, आगे क्या आएगा आयोटा, और ओमेगा की पावर 81 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है ना, 3 + 6 आयोटा आएगा, ओमेगा की पावर 81 1 हो जाएगा। इधर आ जाइए, ओमेगा की पावर 93 वो भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या बचेगा, क्वेश्चन क्या बचेगा, z बराबर ये बचेगा 3 + 3 आयोटा। बस क्लियर है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा tan इनवर्स 3/3 यानी π/4। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ढंग से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है √3/2 प्लस आयटा/2, √3/2 प्लस आयटा/2। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में चेंज करूं तो इसका r कितना आएगा, इसका r आएगा 3/4 प्लस 1/4 1 आएगा, और थीटा कितना आएगा, इसका थीटा आएगा 1/√3। 1/√3 क्या होता है, 1/√3 का मतलब हो गया π/6। ठीक है, तो क्या बन गया ये बनेगा e की पावर आयटा π/6। r तो 1 है इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप r निकालेंगे तो r तो 1 आएगा, और थीटा आएगा π/6। तो इसको लिख सकते हैं r e की पावर आयटा थीटा, r तो 1 है तो e की पावर आयटा थीटा आ गया z। इससे आप आसानी होगी। अब क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा, आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा को लिख सकते हैं e की पावर आयटा π/2। आयोटा को क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयटा π/2, तो e की पावर आयटा π/2 और e की पावर आयटा π/6 प्लस आगे बढ़ते हैं, आयटा प्लस z की पावर 5, z की पावर 5, इसकी पावर 5, इसकी पावर 5 कितना होगा, e की पावर आयटा 5 π/6। ठीक है, प्लस आयटा, आयटा को लिख सकते हैं e की पावर आयटा π/2, z की पावर 8, इसकी पावर 8, इसकी पावर 8 क्या लिख सकते हैं, आयटा 8 का मतलब 8 π/6 4 π/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसकी पावर कितना 9। समझ आ गया। ठीक है, गड़बड़ ना हो, आप आराम से देख लीजिए।
1 प्लस आईटा जेड था, आईटा जेड का मतलब हो गया, आईटा मतलब होता है ई की पावर आईटा पाई बाय 2, जेड मैंने आपके सामने निकाला ही है, ई की पावर आईटा पाई बाय 6, फिर ये जेड की पावर 5, जेड की पावर 5 का मतलब हो गया ई की पावर आईटा 5 पाई बाय 6, ठीक है। फिर आईटा मतलब ई की पावर आईटा पाई बाय 2 और जेड की पावर 8 यानी 4 पाई बाय 3। क्लियर? बस अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, है ना, तो कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों पावर ऐड हो गई तो बनेगा 1 प्लस ई की पावर आईटा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120, तो 2 पाई बाय 3 बन गया, ठीक है। इधर आ जाइए, ई की पावर आईटा 5 पाई बाय 6 है, ठीक है, तो ये आपको आता ही है। अच्छा इधर आ जाइए, अच्छा ये 90 है ना, 90 और ये कितना है 240, 90 प्लस 240 कितना हो गया 330, 330 का मतलब हो गया 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, ठीक है, और उसकी पावर कितना हो गया 9, समझ में आ गया, ठीक। अब इसके आगे का काम कौन करेगा, वो आप करोगे। कैसे करोगे भाई, इसकी वैल्यू आपको लिखना आती है, बिल्कुल आती है ना, तो ई की पावर आईटा 2 पाई बाय 3 आपको लिखना आता ही है, कॉस 120 प्लस आईटा साइन 120, कॉस 120 प्लस आईटा साइन 120, ठीक है। अच्छा ई की पावर आईटा 5 पाई बाय 6, कॉस 150, कॉस 150, कॉस 150 कितना होता है -√3/2 प्लस आईटा साइन 120 कितना होता है 150 साइन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर आईटा 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, ई की पावर आईटा 11 पाई बाय 6 है ना, ये आएगा कॉस 330 प्लस आईटा साइन 330, कॉस 330 मतलब कॉस 30, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, ठीक है, और वहाँ पर आएगा माइनस आईटा बाय 2, ठीक। ये सब चीज़ें आपको उठा के यहाँ रखनी है और उसकी पावर 9 लेनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ क्या आएगा फाइनली, क्योंकि इतना टाइम इसमें मैं ख़राब करूँगा कोई मतलब नहीं है, ये पार्ट आपका है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या है ना। सब कैलकुलेशन करने के बाद जब सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, जब सारी कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी तो मेरे पास लिखा हुआ है क्या आएगा, ये सब कुछ रखने के बाद क्या आएगा, कॉस पाई बाय 3 प्लस आईटा साइन पाई बाय 3 की पावर n आएगा, 9 आएगा। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस 3 पाई प्लस आईटा साइन 3 पाई आ जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा -1, आंसर कितना आएगा -1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर है? तो किसी को किसी भी तरह की दिक्कत मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए इसमें, है ना। हमने कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर की हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की नहीं है, फिर भी एक बार आप चेक करना चाहें तो दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस आईटा जेड तो हमने सही लिखा ही था, है ना, जेड की पावर 5 हमने, हमारा जेड क्या था, हमने जेड लिखा था हमारा ई की पावर आईटा पाई बाय 6 लिखा था, करेक्ट है, ये लिखा था हमने। तो जेड की पावर 8, तो ये आएगा ई की पावर आईटा 8 यानी 4 पाई बाय 3 लिखा था, करेक्ट है, हमने सब सही लिखा है। और आईटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, है ना। तो 6 का मतलब 3 2 8 पाई प्लस 3 11 पाई बाय 6 ही लिखा था, करेक्ट है, हमने 11 पाई बाय 6 ही लिखा है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर होगा -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। वो कहता है कि जैसे अल्फा बीटा गामा पी के घनमूल है, ठीक है ना, जहाँ पी नेगेटिव है, कोई बात नहीं, पी नेगेटिव है तो क्या हुआ, ठीक। तो पी के घनमूल है यानी पी की पावर 1/3 के जो वैल्यू आएगी उसके रूट होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन पी ऑलरेडी नेगेटिव है, पी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा जो होगा वो क्या होगा, पी की पावर 1/3 होगा, है ना। बीटा क्या होगा, पी की पावर 1/3 ओमेगा होगा, ठीक है ना। गामा क्या होगा, यानी गामा क्या हो जाएगा, पी की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर होगा। इसको थोड़ा सा फील कर लेना आप लोग, इसको थोड़ा सा फील कर लेना कैसे मैंने लिखा है, ठीक है। क्योंकि 1 की पावर 1/3 के 3 मूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर पी की पावर 1/3 के 3 मूल होंगे, पी की पावर 1/3, पी की पावर 1/3 ओमेगा और पी की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। पी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, इसमें आपको पेन लेने की जरूरत नहीं। तो ये आ जाएगा x, है ना। अच्छा पी की पावर 1/3 सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x बचेगा, और क्या बचेगा, प्लस y बीटा, y ओमेगा बचेगा, प्लस z ओमेगा स्क्वायर बचेगा, है ना, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे क्या बचेगा भाई, नीचे अगर पी की पावर 1/3 तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, y x बीटा x डब ओमेगा बचेगा, प्लस y, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, प्लस z अल्फा यानी z बचेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल करने के बाद आपको चाहिए x ओमेगा, ऊपर कितना है x, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ओमेगा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ओमेगा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा, 1/ओमेगा। 1/ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस बहुत सिंपल सा है ना। देखिए क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1
प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर आते हैं 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर है ना, 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -3 ओमेगा, -3 ओमेगा हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस का 5 ओमेगा हो गया, कितना हो गया माइनस का 5 ओमेगा हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा यहाँ पर क्या होगा भैया, देखो ये माइनस माइनस है ना, तो -2 ओमेगा स्क्वायर, तो -2 की पावर 5 और क्या बचेगा ओमेगा की पावर 10 बचेगा। इधर आ जाइए, यहाँ माइनस का 8 ओमेगा है, तो -8 की पावर 11 और ओमेगा की पावर 11 बचेगा, ठीक है। अच्छा 10 और 11 मिलकर 21 हो गया। अच्छा 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और 8 की पावर 11 जो भी होगा वो होगा, है ना, और ओमेगा की पावर 21 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना आएगा 32 × 8 की पावर 11 × 1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम वापस चलते हैं जहाँ हमने थ्योरी को छोड़ा था एक्चुअली, है ना। अब उस पर हम कुछ क्वेश्चन वापस लेंगे, लेकिन अच्छे लेंगे क्वेश्चन, थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, राइट, हमने एक रिजल्ट डराइव किया था। क्या रिजल्ट डराइव किया था, हमने एक रिजल्ट डराइव किया था 1 + z + z² + z की पावर n-1। हमने रिजल्ट डराइव किया था, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसका रिजल्ट हमने डराइव किया था z - α1, है ना, z - α2 एंड सो ऑन z - αn-1, ठीक है, क्लियर है। तो आपको पहली बार में तो दिख ही गया भाई, अल्फा तो उसने क्लियरली मेंशन वही किया है जो हम लेते हैं, तो अल्फा उसने मेंशन किया हुआ e की पावर आटा 2π1 वो हम लेते हैं, राइट है। इसने बोला w - अल्फा यानी ओमेगा - अल्फा, है ना, ओमेगा उसने मेंशन किया हुआ, ओमेगा - अल्फा, ओमेगा - अल्फा स्क्वायर ये मेंशन किया है, ये ओमेगा ही तो है, ओमेगा ही है, ये अल्फा ही है, ठीक है। मैंने आपको एक बात और समझाई थी, मैंने बोला था आपको अगर α1 अल्फा है, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, बच्चा कंफ्यूज ना हो, अगर α1 अल्फा है तो α2 क्या होता है भाई अल्फा स्क्वायर ही होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है z - अल्फा, करेक्ट है, z - अल्फा स्क्वायर, ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट, है ना, z - अल्फा स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, और z - अल्फा की पावर n-1, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, ऊपर लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हम z बराबर क्या रखेंगे, हम z बराबर ओमेगा रखेंगे, ठीक है। जब हम z बराबर ओमेगा रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा ओमेगा की पावर n-1, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ओमेगा - अल्फा, ओमेगा - अल्फा स्क्वायर और ओमेगा - अल्फा की पावर n-1, ये मेरे पास आ जाएगा, आ गया, क्लियर है। अच्छा ये आने के बाद अब बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि n नहीं पता ना मैं n कैसा है, n पे डिपेंड करेगा, n सम है कि n विषम है, n 3 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हम सारी एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी देखना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, अगर n जो है 3 का मल्टीपल है ना, राइट हैंड साइड में तो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स दे रहा हूँ मैं, अगर n 3 का मल्टीपल है, अगर n 3 का मल्टीपल है, जैसे n के वैल्यू 3 ले लिया आपने, n के वैल्यू 3 लेने का मतलब क्या हुआ, 3 - 1 2 यानी स्क्वायर तक जाएगा, तो आंसर आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 आंसर आएगा। n के वैल्यू 6 ले लो आप, n के वैल्यू 6 ले लो, n के वैल्यू 6 लोगे तो 5 तक जाएगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब + ओमेगा की पावर 4 + ओमेगा की पावर 5, फिर 0 आएगा। 3 लगातार टर्म्स का सम 0 आता जाता है, राइट, तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर n 3 का मल्टीपल है, अगर n 3 का मल्टीपल है कि पूर्णांक है, अगर n 3 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, n बराबर 3k + 1 हो जाए, एक ज़्यादा हो जाए, एक ज़्यादा हो जाए, यानी एक ज़्यादा होने का मतलब है जैसे 3 का मल्टीपल उसमें एक ज़्यादा ऐड कर दो, यानी n बराबर 4 ले लो, n बराबर 4 ले लो। अगर मैं n बराबर 4 लेता हूँ तो कितना आएगा, ये n बराबर 4 लेने का मतलब है ये 3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये भाई साहब तो 0 हो गया, क्या बचेगा ओमेगा क्यूब 1 बचेगा। n बराबर 4 ले लो, n बराबर 7 ले लो, है ना, 7 लेंगे, अगर n का मान 7 लेंगे तो 6 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा, ठीक है ना। अगर n बराबर 7 लेंगे तो 6 तक जाएगा, तो ये चीज़ 0, फिर ये चीज़ 0, कितना बचेगा 1 बचेगा, क्लियर। तो n बराबर 3k है तो वैल्यू 0 आएगी, 3k + 1 है तो 1 आएगी, ठीक। और n बराबर 3k + 2 ले लेते हैं, 3k + 2, ठीक है, एक और ज़्यादा कर देते हैं। अगर 3k + 2 का मतलब है 5 ले लो, n बराबर क्या ले लो 5, ठीक है ना। भाई 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 3 भाई 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, वापस 6 से रिपीट होना चालू हो जाएगा। भाई 3 का मल्टीपल होगा या उससे एक ज़्यादा या उससे एक ज़्यादा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 4 5 फिर 6 वापस रिपीट हो जाएगा, 6 7 8। तो यहाँ पर हमने ले लिया n बराबर क्या ले लिया 3k + 2, 3k + 2 का मतलब n बराबर मैं ले लेता हूँ 5 ले लिया। अच्छा n बराबर 5 लेंगे तो क्या आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर +
ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। ये भाई साहब 0 हो गए, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो गया, तो आंसर कितना आएगा 1 प्लस ओमेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर आएंगे। 3 आंसर किससे डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा। अगर n 3 का गुणज है तो आंसर 0 है, अगर n 3k प्लस 1 है तो आंसर में 1 आएगा, अगर n 3k प्लस 2 है तो आंसर में 1 प्लस ओमेगा आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको n देना पड़ेगा, अगर आप n नहीं दोगे तो फिर मेरे तीनों आंसर सही होंगे। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, जैसे मैं फर्स्ट करा दूंगा तो सेकंड क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने m तक 2m तक मूल लिए, यहाँ पर 100 तक लिए, तो क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा z की पावर 2m तक हम गए हैं, यहाँ पर z की पावर 100 तक गए हैं, तो यहाँ 100 है तो यहाँ 100 है, यहाँ पर 2m है तो यहाँ 2m है। ये जनरल क्वेश्चन है, ये उसका छोटा पार्ट है, राइट। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन को थोड़ा फील कर लेते हैं। हम एक रिलेशन यूज़ कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने कौन सा रिलेशन यूज़ किया था, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने ड्राइव किया था। मैंने लिखा था 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z की पावर n-1। मैंने क्या लिखा था आप याद करिए, मैंने लिखा था z माइनस z1 है ना, z माइनस अल्फ़ा 1 है ना, z माइनस अल्फ़ा 2। याद करिए हमने एक रिजल्ट ऐसे लिखा था, याद आ गया होगा, ठीक है। आया कैसे था वो भी मैं आपको बता दूं, हमने कैसे निकाला था। देखिए इस समीकरण के जो मूल हैं वो ये सब हैं, है ना, इस समीकरण के जो मूल हैं वो ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस समीकरण के मूल अगर ये लिखे हुए हैं तो आप ही बता दो, है ना, कि 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z की पावर 2m, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ z माइनस 1 है ना, z माइनस r है ना, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 2m तक है, तो z1 भी इसका मूल है, z2 भी इसका मूल है, z3 भी इसका मूल है। तो भैया अगर इसके मूल हैं, अगर इसके मूल हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ z माइनस z1 है ना, z माइनस z2 है ना, ये लिख सकते हैं अपन लोग, याद करिए आप लोग, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। आप सिंपल सा गणित है भाई, सीधी सी बात है। आपने बोला इस समीकरण के मूल ये हैं, अगर इस समीकरण के मूल ये हैं तो इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसमें क्या लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है, समझ आ गया, ये आ जाएगा अपने पास। अब आपको क्या चाहिए वो देख लीजिए आप, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें क्या ध्यान रखनी थी आपको, ये याद होगा, शायद याद हो आपको, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट वाला रूट होता है और लास्ट वाला जो रूट होता है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। सेकंड वाला जो रूट होता है और उससे लास्ट वाला जो रूट होता है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, राइट, ये फंडा होता है। तो ये एक्सप्रेशन देखते ही आपके मन में क्या ख्याल आएगा, ये एक्सप्रेशन देखते ही आपके मन में ख्याल आएगा कि ये और ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, z2 और z2m-1 कॉन्जुगेट हैं। तो अपन करेंगे कि आपको ड्राइव क्या करना है, आपको ड्राइव करना है -m, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 2m तक 1/zr -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे 1/z1-1 प्लस 1/z2-1 है ना, एंड सो ऑन 1/z99-1, ठीक है, और प्लस 1/z100-1 लिख लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमें पता है ये z1 है, हमें पता है ये z100 है, और हमें ये भी पता है कि z100 जो होता है वो क्या होता है, z1 बार होता है, z1 बार होता है, ठीक है, समझ में आ गया, z1 बार होता है, श्योर है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको नज़र आ रही होगी, जैसे इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, है ना, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो मॉड z1 1 होगा, मॉड z1 क्या होगा, 1 होगा। अरे वही तो चीज़ है यार, आप इस एक्सप्रेशन को समझो, ये चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। आप मेरे नोट्स देखो, मैंने अच्छे से देखो, मैंने नोट्स में लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, बिल्कुल लिखवाया है। वहाँ पर आपने ध्यान दिया हो तो क्या ध्यान दिया हो कि मॉड z1 होगा, कैसे होगा वो आपको पता है। अरे वो z क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से तो लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ यूनिटी से लिखी हुई ये चीज़, वही तो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ये सेम चीज़ और ये सेम चीज़ सेम ही तो है, समझ में आ गया। बस इतना फ़र्क है कि आप 2m तक जा रहे हो, वहाँ पे और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर n-1 तक जा रहे थे तो यहाँ n-1 आ रहा था, यहाँ 2m तक जा रहे थे तो यहाँ 2m आ रहा है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ क्लब कर दिया, फर्स्ट वाले को मैंने लास्ट वाले के साथ, मतलब z की पावर 2m तक, सॉरी 2m-1 है ये, और ये z की पावर 2m-1, ठीक है ना। मैं एक्चुअली गलती से इस क्वेश्चन में घुस गया, जबकि क्वेश्चन तो ये था 1 से 2m तक, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ क्लब कर लिया। अब सेकंड वाले पर आ जाइए, मैंने सेकंड वाले को सेकंड लास्ट के साथ क्लब कर लिया। ऐसे कितने पद बनेंगे, ऐसे कितने पद बनेंगे, टोटल टर्म्स कितनी है, 2m है, टोटल टर्म्स कितनी है, 2m है। अगर 2m में से दो के जोड़े बनाता जाऊँ, जैसे 2m पद हैं, 2m में से 2 का एक जोड़ा लिया, फिर एक 2 का जोड़ा लिया, तो ऐसे कितने कपल बनेंगे, ऐसे टोटल m पद बनेंगे। कितने बनेंगे, m पद, ठीक है ना। ये टोटल मिलाकर m कपल बन जाएंगे, समझ में आ गया। कपल तो आप समझते ही हैं। तो अपन ने लास्ट फर्स्ट और लास्ट को क्लब किया, एक कपल बना, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को क्लब किया, सेकंड एक कपल बना, फिर थर्ड लास्ट को क्लब किया तो एक और कपल बना, ठीक है। इस तरह से कपल्स बनते जाएंगे। अब समझने की बात क्या है, मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने आपको बोला था ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर z1 और z1 बार, ये z1 और z2 ये दोनों एक दूसरे के
कॉन्जुगेट होंगे, तो आप समझिए Z2m जो होगा वो Z1 का बार होगा, पक्का होगा, 100% होगा। तो Z2m जो होगा Z1 का बार होगा, और हमें ये भी पता है कि Z1 बार 1 होता है यहाँ पर, तो Z1 बार को क्या मैं 1/Z1 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। समझ में आ गया? तो अगर आपको ये समझ में आ गया तब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो चुका है? अगर मैं इसका एक कपल उठाऊं, ये वाला है ना, केवल ये वाला कपल उठाता हूं मैं, ये वाला कपल उठा रहा हूं, इसकी जगह क्या रख रहा हूं? इसकी जगह रखूंगा Z1 बार, और Z1 बार की जगह रखूंगा 1/Z1, ठीक है, रख दिया। मैं केवल एक कपल उठा रहा हूँ भैया, ये वाला, अच्छे से देखो, मैं केवल ये कपल उठा रहा हूँ, ठीक है। अब एलसीएम लूंगा तो ये 1/Z1 - 1 आएगा, ये Z1 ऊपर जाएगा तो ये 1 - Z1 आएगा, ठीक है। तो 1/Z1 - 1 अलग आ गया, बाहर आ गया। अब क्या बचेगा? ये चीज़ बाहर आ गई तो क्या बचेगा? 1 - Z1 बचेगा। तो कितना बचेगा? ये मेरे पास आएगा -1। कितना बचेगा? -1। मैं रिपीट करता हूँ, Z1 जो ये Z2m है, Z2m का मतलब हो गया Z2m का मतलब हो गया Z1 बार, Z1 बार बराबर हो गया 1/Z1। क्यों हो गया? आप ये याद करो, अल्फ़ा 1 बार 1 होता था, ठीक है। तो उसी चीज़ का हमने यूज़ किया है, तो हमने इसको 1/Z1 लिखा है। 1/Z1 लेने के बाद हमने एलसीएम लिया तो ये -1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी कैलकुलेट करना, ये भी -1 आएगा, तो ये -1 आया, फिर ये -1 आएगा। ऐसे कितनी बार -1 आएगा? ऐसे टोटल m बार -1 आएगा। कितनी बार आएगा? m बार, ठीक है। तो -1 कितनी बार आएगा? m बार आएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा -m, और यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बहुत ही भारी एक्चुअली फील नहीं आता। ये आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब थ्योरी आपके दिमाग में चल रही होगी। जैसे मैंने उसी टाइम थ्योरी पढ़ाई होती है और उसी टाइम ये क्वेश्चन कराया जाता, तो आप तुरंत क्लिक कर लेते, क्योंकि उस समय आपके तुरंत दिमाग में आता है, सर ने तो लिखवा रखा है, वही तो चीज़ लिखी है, यही तो चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है, ये लिखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है कि तुरंत क्लिक कर जाता है। लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में कुछ और कराया, फिर एकदम से बाद में ले लिया, तो आप एकदम से आप गायब हो गया, अरे क्या कर दिया सर ने। तो आप इसको ढंग से पढ़ो, सर ने क्या लिखवाया होगा, ये चीज़ देखो आप, इसी चीज़ का मैंने यूज़ किया, राइट। तो आंसर आ गया -1 -m। अब दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या, कुछ नहीं, वहाँ पर r = 1 से लेकर 100 तक है, r = 1 से लेकर 100 तक है। अगर 100 तक है तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस, ये 2m तक है तो आंसर -m आया। तो अगर 1 से लेकर 100 तक तो आंसर कितना आएगा? -50। कितना आंसर आएगा? -50, ठीक है। सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आंसर -50 आएगा। आप आराम से कैलकुलेट करके देख लें सारे बच्चे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको मैं मेथड नंबर 2 से करा देता हूँ। फर्स्ट तो आपने देख ही लिया, फर्स्ट तो आपके पास सामने आएगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एज इट इज़ कॉपी मार दो, फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड कैसे करेंगे? देखिए, सेकंड मैंने क्या लिखा था, अपन ने लिखा था कि 1 + Z + Z² एंड सो ऑन Z⁻, 100, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है। इसके मूल क्या होंगे? Z - Z1, ठीक है, Z - Z2 एंड सो ऑन Z - Z100, ऐसे लिख लिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद इसको हमने लॉग ले लिया। क्या ले लिया? लॉग, ठीक है। जब हमने लॉग लिया तो लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट कर दो और फिर उसके बाद Z की जगह 1 रख दो। डिफ्रेंशिएट कर दो, Z की जगह 1 रख दो। डिफ्रेंशिएट करो पहले, कितना आएगा? तो ये आएगा 1/1 + Z + Z², Z⁻, 100 आएगा, ठीक है। अच्छा, और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 1 + 2Z + 100 Z⁻, 99 आएगा। अच्छा, बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा 1/Z - Z1, 1/Z - Z2 एंड सो ऑन 1/Z - Z⁻, 100 आएगा। आ गया? क्लियर? यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? हम Z की जगह पुट कर रहे हैं 1, Z की जगह क्या पुट करेंगे? 1, ठीक है। अगर हम Z की जगह 1 पुट करें तो 1 + 2 + 100 तक, 1 + 2 + 100 कितना होता है? 50, ठीक है ना। 1 + 2 + 100 कितना होगा? 50। नीचे कितना आएगा? 1 1 1 कितनी बार आएगा? 101 बार, 101 आएगा, ठीक है ना। तो 1 1 1 कितनी बार आएगा? 101 बार, तो 101 आएगा। ऊपर 1 + 2 + 3 100 आएगा, 150 हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 1/ZR - 1, यानी मुझे चाहिए 1/Z1 - 1, मुझे चाहिए
1/z2 -1, ठीक है ना। मुझे चाहिए 1/z3 -1, ये सब चाहिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए 1/z1 -1, 1/z2 -1, मुझे ये चाहिए। समझ में आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ये चीज़ उल्टी लिखी हुई है तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेके r = 1 से लेकर कहाँ तक जाना है 100 तक, इसको लिखेंगे 1/zr - z, zr - 1। z तो 1 रख चुके हैं ना अपन लोग, z तो 1 रख चुके हैं, ध्यान रखना भाई, z 1 रख चुके हैं। माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेके z की जगह तो 1 रख ही चुके हैं, तो z1 - z, z2 - z, तो zr - 1 आ गया। और इस माइनस को उधर ले जाइए तो ये माइनस का 50 आ गया। तो ये एक आपका तरीका है, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है, मतलब ये एक अप्रोच है। तो आपकी अप्रोच है, आप जैसे भी चाहें वैसे करें, ठीक है ना। मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और तो क्या है ना, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, और बहुत मतलब कई बार लोगों ने पूछा भी है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए अब जैसे क्वेश्चन आया, इसका फील नहीं आएगा आपको, बिल्कुल नहीं आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री से तो बिल्कुल भी मत करना, ट्रिग्नोमेट्री से तो करने की सोचना ही मत, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम से फंस जाओगे आप, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर। कौन कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो मुझे थीटा की ज़रूरत है ना, एक मुझे 2 थीटा की ज़रूरत है, एक मुझे 4 थीटा की ज़रूरत है ना। तो थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा की मुझे ज़रूरत है, राइट, ठीक। तो लेट मैंने मान लिया, लेट मैंने माना a बराबर क्या ले लिया, e की पावर आइटा थीटा ले लिया, b क्या ले लिया, b बराबर ले लिया e की पावर आइटा 2 थीटा ले लिया, ठीक है, और c बराबर ले लिया e की पावर आइटा 4 थीटा। क्लियर, फील कैसे आएगा, ऑब्वियस बात है, थीटा नज़र आ रहा है, 2 थीटा नज़र आ रहा है, 4 थीटा नज़र आ रहा है, a ले लिया, b ले लिया और c ले लिया। क्लियर, तो यहाँ से आप बताओ a b c कितना आ गया, है ना। a b c कितना आएगा, e की पावर आइटा 7 थीटा, यही आएगा, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा a b c, है ना। आप चाहें तो ऐड कर लें और आप चाहें तो अलग अलग लिख लें। अलग अलग कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, cos 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा लिखेंगे। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन से दिक्कत आएगी अगर आप नहीं देख के जाओगे तो, क्योंकि एकदम से क्लिक नहीं करेंगे क्वेश्चन, है ही ऐसे क्वेश्चन। यह आ जाएगा, आप देखिए क्या चाहिए आपको, 10 चाहिए, आपको 10 चाहिए, तो आपने क्या किया, 10 बनाने के लिए यहाँ से cos कॉमन लिया, यहाँ से cos 2 थीटा कॉमन लिया, यहाँ से cos 4 थीटा कॉमन लिया, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने एक जगह से cos थीटा कॉमन लिया, एक से cos 2 थीटा कॉमन लिया, और एक से आपने cos 4 थीटा कॉमन लिया, ले रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो क्या आएगा, cos थीटा कॉमन लिया, cos 2 थीटा कॉमन लिया और cos 4 थीटा कॉमन लिया, ठीक है, ले लिया। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आइटा tan थीटा, ठीक है, 1 प्लस आइटा tan 2 थीटा, ठीक है, और 1 प्लस आइटा tan 4 थीटा, क्या जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस आइटा tan थीटा हो गया, 1 प्लस आइटा tan 2 थीटा हो गया, 1 प्लस आइटा tan 4 थीटा हो गया, राइट। चलिए अब हमें जो चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, सीधी सी बात है, हमें जो चाहिए, हमें वो रिक्वायर्ड है, वो देखना है हमें कि रिक्वायर्ड क्या है एक्चुअली, है ना। ये आ गया हमारे पास, ठीक। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे आ गया। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, ABC जब आपने निकाला तो ABC कितना आया, ABC आया इन सबका मल्टीप्लाई, है ना। ABC आपके सामने कितना आया था, e की पावर आइटा थीटा, e की पावर आइटा 2 थीटा और e की पावर आइटा 4 थीटा, ठीक है। तो ये आया था e की पावर आइटा 7 थीटा, ये आया था ना। थीटा कितना है, थीटा 2π/7 है, थीटा कितना है, थीटा कितना है, थीटा है 2π/7, तो कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये 1 आ गया बेसिकली। तो ABC की वैल्यू 1 आ रही है बेटा, ABC की वैल्यू 1 आ रही है, क्लियर। तो ABC की वैल्यू 1 है, तो ये ABC जो आपने निकाला ना, ABC, ये चीज़ किसके बराबर है, 1 के, किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। अब मैथ्स कहती है कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के बराबर करो और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के बराबर करो, यानी कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, वास्तविक 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 कंपेयर करेंगे और काल्पनिक 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 कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा, फिर cos 2 थीटा और cos 4 थीटा तो है ही, इधर आ जाइए, इधर क्या होगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो 1 1 1 करके 1 आएगा, ठीक है, और आइटा, है ना, नहीं आइटा और आइटा ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, tan थीटा tan 2 थीटा, एक तो ये आएगा, ठीक है, और ये आएगा tan 2 थीटा tan 4 थीटा आएगा, और ये आएगा tan 4 थीटा और tan थीटा आएगा। आराम से आप चेक करिए, मैं कोई आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप मत चेक करो, आप आराम से मल्टीप्लाई करके देखना, आप रियल पार्ट निकाल के देखना। मुझे तो दिख रहा है 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा दिख रहा है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा। एक आइटा tan थीटा आएगा, उसको आइटा tan 4 थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, ये रियल पार्ट आ जाएगा, आ गया। और ये किसके बराबर है, 1 के, है ना। हमने दोनों तरफ क्या करा है, रियल पार्ट्स को कंपेयर कर दिया है, क्या करा है, रियल पार्ट को कंपेयर कर दिया।
रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दिया है, ठीक। तो रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट, तो हमने रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के बराबर कर दिया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ तो ऐसे, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 1 बराबर cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, और साथ में क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस, इसको s बोल देते हैं, s जो हमने बोला था, ठीक है। s का मान निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। तो साइन 2 की पावर n कितने, 3 पद हैं, 3 थीटा, अपन नीचे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 साइन थीटा, ठीक है। ये तो आ गया, और साथ में क्या आएगा 1 माइनस एस, ठीक है, बराबर में कितना लिखा हुआ है 1, आ गया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद देखिए क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, देखना अच्छे से, है ना। देखिए ये 8 हो गया, और थीटा का मान कितना है 2π/7, थीटा का मान कितना है 2π/7, तो रख रहा हूँ मैं ना, 1 बराबर साइन है ना 8, और थीटा का मान 2π/7, तो ये आ गया 16π/7, ठीक है। नीचे कितना आएगा 8 साइन, ये कितना आ गया 2π/7, ठीक है। और ये आ रहा है 1 माइनस एस, आ गया। अच्छा, इस साइन 16π/7 को लिख सकते हैं साइन 2π + 2π/7, बिल्कुल ठीक है। आराम से बैलेंस कर लो भाई, सारे लोग आराम से बैलेंस कर लें, आराम से बैलेंस करके देख लो, ठीक है ना, आराम से बैलेंस करके देख लो, ठीक है। आपने इस 16π/7 को लिखा 2π + 2π/7, तो साइन 2π + थीटा, ये साइन 2π + थीटा साइन थीटा होता है, तो ये चीज़ और ये चीज़ कट गई। साइन 2π + थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 2π/7 हो गया, साइन 2π/7 से साइन 2π/7 कट गया, तो ये बचा बराबर में 1, तो 8 इधर जाएगा, तो 8 बराबर आएगा 1 माइनस एस, तो एस बराबर आएगा -7, एस बराबर कितना आएगा -7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -7। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इसके पिछले वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत भारी हैं। मतलब आप इनिशियली आपके मन में आएगा सर मैं कैसे सोचूंगा, बिल्कुल सही बात है, किसी के पास का कुछ जवाब नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। पर हाँ, जब आप ऐसा क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको क्लिक करने लग जाती है चीज़ें, हाँ यार ऐसा कुछ सर ने बताया था, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, जो क्वेश्चंस बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल्स है ना, आपको हर बुक में मिलेगा, हर कोई अपनी थ्योरी में ज़रूर लेता है, क्वेश्चंस आए हुए हैं डेफिनेटली। अभी आप प्रेजेंट ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखोगे तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, जेई में क्वेश्चन है जो इस तरह प्रेजेंट ईयर्स में भी आया, 2-3 साल पहले आया, लेकिन उन्होंने वो कॉलम मैचिंग बना के दिया था, तो वो भी हम देख लेंगे। पर आप देखिए करना कैसे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना। पहले वाले क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए हमें क्या आदत है, हमें cos थीटा + आइटा sin थीटा देखने की आदत है, और यहाँ लिखा हुआ है sin थीटा माइनस दिस, तो माइनस आइटा कॉमन लो, पहले तो क्या कॉमन लो, माइनस आइटा, ठीक है। तो माइनस आइटा बाहर आएगा, जैसे ही माइनस आइटा बाहर आएगा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएगा लैम्डा = 1 से लेकर 12 तक, और क्या बनेगा cos, ये बनेगा 2 लैम्डा π/13, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, ठीक है 2 लैम्डा π/13, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। अब ये आने के बाद ये एक्सप्रेशन है क्या, बेसिकली ये e की पावर आइटा है ना, ये चीज़ क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लैम्डा बराबर 1 से लेकर 12 तक, क्या लिखा हुआ है, e की पावर आइटा 2 लैम्डा π/13, पक्का लिखा हुआ है, ठीक है। अब चले आगे, अब आपने लैम्डा के लिए 1 रखी, फिर 2 रखी, ऐसे रखते जाएंगे, तो आपने लैम्डा के लिए 1 रखी पहले, तो है ना, लैम्डा के लिए 1 रखेंगे, तो ये आएगा e की पावर आइटा है ना 2π/13, ठीक है। फिर आपने लैम्डा के लिए 2 रखी, तो ये आएगा e की पावर आइटा 4π/13, है ना। ऐसे चलते जाएंगे, और लास्ट में कितना आएगा, e की पावर आइटा 24π/13, ये आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये अपने पास आ जाएगा e की पावर आइटा 2π/13, फिर e की पावर आइटा 4π/13, ऐसे आ जाएगा, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन चल जाएगा ना, यहाँ तक हमारे पास आएगा, जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ तक चल जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसके आगे सोचना है आपको। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्या किया मैंने यहाँ तक, सबसे पहली बात समझिए आपने, मैंने क्या किया, माइनस आइटा कॉमन लिया, माइनस आइटा कॉमन लिया तो ये आ गया, ठीक है। ये करने के बाद मैंने क्या किया, माइनस आइटा कॉमन लेने के बाद फिर मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, ये बन गया, ठीक है। अगर आप देखें तो z की पावर 13 बराबर 1 है ना, z की पावर 13 बराबर 1, इसके मूल कौन कौन से होंगे, 1 होगा, अल्फा, अल्फा क्या होगा, e की पावर आइटा 2π/13 होगा, 2π/n होता है, फिर e की पावर आइटा 4π/13 होगा, ठीक है ना।
और लास्ट मूल क्या होगा इसका, इसका लास्ट मूल होगा ई की पावर आइटा 24π/13, यही होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो z की पावर 13 बराबर 1 के अगर मैं मूल निकालूँ तो 1, फिर अगला होता है ई की पावर आइटा 2π/n, n कितना है 13, फिर ई की पावर आइटा 4π/n, तो n कितना है 13, तो ऐसे मूल आ जाएंगे। ठीक है, और हमने ये भी लिखवाया था कि इकाई के मूलों का योग शून्य होता है, ये हमने बड़ा बड़ा लिखवा रखा है, इकाई के मूलों का योग शून्य होता है, ये हम लिखवा चुके हैं। तो इन सबका योग कितना होगा भाई, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, इन सबका योग कितना होगा, शून्य हो जाएगा, है ना, इन सबका योग कितना होगा बेटा, शून्य हो जाएगा। ठीक, इन सबका योग कितना होगा बेटा, शून्य हो जाएगा, इन सबका योग शून्य हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। जब इनका सबका योग शून्य हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 के। किसके बराबर आएगी, -1 के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू -1 है, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस आयोटा आएगा और -1 आएगा, कितना आंसर आएगा, आयोटा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे नहीं एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें से माइनस आयोटा कॉमन लीजिए, ये एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा, उसमें आपने वैल्यू रखते गए तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद ये ध्यान रखिए ये किसके मूल हैं, ये किसके मूल हैं, ये z की पावर 13 के मूल हैं, यानी 1 की पावर 1/13 के मूल हैं। तो 1 की पावर 1/13 के मूल ये होंगे, इन सब का योग क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताया था nth रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू -1 आ गई, तो आंसर कितना आएगा, आयोटा। कितना आंसर आएगा, आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फील करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रोडक्ट में है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक है ना, जो मुझे लगती है पर्सनली बच्चा करता है, जब हम इस क्वेश्चन में माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं तो बच्चा बाहर माइनस आयोटा लिखता है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं तो बच्चा यहाँ पर भी माइनस आयोटा लिखता है। अरे भाई ये प्रोडक्ट है, जब आप माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस आयोटा यहाँ पर आएगा। अब प्रोडक्ट है तो जब आप के की वैल्यू 1 से लेकर 6 बार रखेंगे तो माइनस आयोटा 6 बार आएगा कि नहीं आएगा, हर बार आएगा ना। माइनस आयोटा पहली टर्म में, फिर माइनस आयोटा दूसरी टर्म में, माइनस आयोटा तीसरी टर्म में। वहाँ तो क्या होता था, योग था, तो योग में तो क्या होता है, कॉमन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है इसका मतलब माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तो एक मेजर मिस्टेक जो मुझे लगती है बच्चा यही कर देता है शुरू में, है ना, ये कर देगा। अब उसके बाद जब पहले गलती हो जाती है तो बाद में समझने का मौका नहीं मिलता। तो ध्यान रखिए प्रोडक्ट है, ठीक है। माइनस आयोटा कॉमन लेते क्या बनेगा वापस, cos 2πk/7, cos 2πk/7, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, है ना, आयोटा साइन 2πk/7 बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। और ये टर्म पता है क्या बन गई, अच्छा माइनस की पावर 6 तो खत्म, आयोटा की पावर 6 क्या होता है, -1 होता है। अच्छा ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ बन गई ई की पावर आयोटा, है ना, 2πk/7 बन गई ना, बनी कि नहीं बनी, ई की पावर आयोटा 2πk/7 बन गई। अच्छा इसको गौर से अगर हम देखें, इसको गौर से अगर हम देखें तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखना, मैं जो लिखने वाला हूँ ढंग से देखना सारे लोग, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ई की पावर आयोटा 2πk और उसकी पावर 1/7 लिख दूँ, आराम से देख लो, आराम से देखो आप। तो ये जो टर्म है ई की पावर आयोटा 2πk/7 है, क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और चूंकि आपको पता है 2πk है ना, 2k पाई का सम गुणज है, 2k जो है पाई का सम गुणज है। अगर 2k पाई का सम गुणज है तो ई की पावर आयोटा 2πk 1 होगा। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बार बार अंडरस्टूड है। k पूर्णांक के ध्यान रखिए, ठीक है। जब k पूर्णांक है तो 2k जो होगा पाई का सम गुणज होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, -1। ये क्वेश्चन में लिख लीजिएगा k पूर्णांक है, तो k बराबर 1 से दिख ही रहा है, k बराबर 1 से 6, k बराबर 1 से 6 दिख ही रहा है आपको पूर्णांक है। तो ये बन जाएगा 1 की पावर 1/7। आप मेरी बात को समझो। पहली बात तो ये मिस्टेक समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या मिस्टेक कर सकता था, ये मैंने मिस्टेक नहीं करी, ये ध्यान रखिएगा। क्या किया मैंने, माइनस आयोटा की पावर 6 कॉमन लिया, बाहर क्या आएगा, माइनस आयोटा कॉमन लिया, लेकिन 6 बार आएगा, माइनस आयोटा 6 बार आएगा, तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद ये एक्सप्रेशन ये बन गया। फिर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, क्लियर। अच्छा ये चीज़ के चिल्ला के कह रही है 1 है, कैसे पता चला, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो ये चीज़ 1 आ गई, 1 की पावर 1/7, ठीक है, आ गया। अच्छा 1 की पावर 1/7 आने के बाद आप सुनना, 1 की पावर 1/7, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, 1 की पावर 1/7 के मूलों का गुणनफल लिखा हुआ है, 1 की पावर 1/7 के मूलों का गुणनफल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये चीज़, 1 की पावर 1/7 के मूलों का गुणनफल लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि इकाई के मूलों का जो गुणनफल होता है, इकाई के मूलों का जो गुणनफल होता है, इकाई के मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, -1 की पावर n-1, n कितना है 7, तो कितना आएगा, -1 की पावर 6 यानी 1 आएगा। समझ आ गया, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से -1, तो आंसर कितना आएगा, -1 × 1 यानी -1 आंसर आएगा, ठीक है। तो शानदार क्वेश्चन था ये। ओके मेथड नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इसमें इसको लिख सकते हैं 1 + 1/z की पावर n बराबर 1, ये दे रखा है आपने ना,
ये दे रखा है 1 + 1/z की पावर n बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। अच्छा 1 + 1/z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसका अगर हम मॉड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका मॉड अगर हम निकालते हैं तो 1 के बराबर दे रखा है उसने, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मॉड अगर 1 के बराबर दे रखा है, तो मॉड अगर 1 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्वांटिटी होगी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट इसको मैं बोल सकता हूँ कि 1 + 1/z जो है उसको लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, राइट है, ठीक है। तो यहाँ से 1/z बराबर आएगा cos थीटा -1 प्लस आयटा साइन थीटा, यही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो z बराबर कितना आएगा, 1/cos थीटा -1 प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, आ गया। अच्छा आप बताइए cos थीटा -1 कितना होता है, cos थीटा -1 कितना होता है, -2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भैया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होता है, आगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, देखिए 1/2 sin थीटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा -sin थीटा बाई 2 प्लस आयटा cos थीटा बाई 2, पक्का समझ में आ गया। अब इसमें से हम आयटा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन आयटा, ठीक है। जब आयटा कॉमन लेंगे तो 1/, है ना, आयटा बाहर आएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन थीटा बाई 2, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहता हूँ मैं, क्या समझना चाहता हूँ वो देखिए आप लोग। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये e की पावर आयटा थीटा है, ये एक्सप्रेशन क्या है, e की पावर आयटा थीटा बाई 2 है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या है, e की पावर आयटा थीटा बाई 2, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, है ना, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन जब ऊपर जाएगा, जब ये एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा तो बनेगा e की पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2 यानी cos थीटा बाई 2 माइनस आयटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब डिवाइड करो तो दिस अपॉन दिस करेंगे, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो -½ आएगा, प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/2 आयटा माइनस का cot थीटा बाई 2 आएगा। ये मेरा z आ गया, क्लियर है, ये z आ गया, ठीक है। अगर आप इस z को देखें तो z का जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट -½ है यानी कांस्टेंट है, इसमें थीटा की टर्म्स नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस लाइन पर लाई करेगा, ठीक है, रियल पार्ट इक्वल्स टू -½ पे लाई करेगा, सॉरी कहाँ लाई करेगा, रियल पार्ट इक्वल्स टू -½ पर लाई करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसी लाइन पे लाई करेंगे थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि x तो -½ ही रहने वाला है ना, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ 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 हर कॉम्प्लेक्स नंबर इसी लाइन पर लाई करने वाला है। और अगर हर कॉम्प्लेक्स नंबर इसी लाइन पर लाई करने वाला है इसका मतलब कैसा है, कॉलिनियर है यानी संरेखीय, राइट। तो ये एक तरीका था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मैं इसकी सेकंड अप्रोच सोचूं, कौन सी सोचूं, सेकंड अप्रोच सोचूं, तो अगर हम इसका सेकंड मेथड देखें तो मेथड नंबर सेकंड क्या है, z+1 की पावर n बराबर दे रखा है उसने मॉड z+1 की पावर n दे रखा है बराबर z की पावर n, ठीक है, दे रखा है ऐसा, ठीक। दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, दोनों तरफ क्या ले लीजिए, मॉड ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। पावर n हटा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से मॉड z+1 किसके बराबर आ गया, मॉड z के, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये जो पॉइंट है वो तो है -1,0, यहाँ पर क्या मिलेगा 0,0, याद आया, मॉड z-z1 बराबर मॉड z-z2 होता है, मॉड z-z1 बराबर मॉड z-z2 होता है, तो उसका जो लोकस होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये पॉइंट -1,0 है, ये 0,0, ठीक है। तो z का लोकस क्या होगा बेटा, z का लोकस होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होगा, z का लोकस होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी -1,0 और 0,0 के मध्य बिंदु से जाएगा। मध्य बिंदु क्या है इसका, मध्य बिंदु है -½ ठीक है। तो आंसर बताइए कितना आएगा, तो आंसर आएगा x = -½ समझ में आ गया, आंसर कितना आएगा x = -½ ठीक है ना, कितना आएगा x = -½ यानी कुल मिलाकर इसका जो लोकस आएगा यानी x = -½ यानी सारे के सारे पॉइंट्स किस पर लाई करेंगे, -½ लाइन पर लाई करेंगे। तो ऐसे भी बोल सकते थे हम, किसी भी तरीके से बोलो आंसर एक ही आएगा, ठीक है। 1821 21 799 या आप बोल सकते हैं 180021217999 इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।